Again, welcome to our free study students. How are you all? I hope you all are doing well. आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और होप सो कि आपने इस वीडियो से पहले हमारी पार्ट 1 देख करके आए होंगे। वो जो पार्ट 1 था वो आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर था, जो इकोनॉमिक्स सर्वे की जो किताब है आपकी 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स में, जो आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, लेजिस्लेटिव सपोर्ट और इकोनॉमिक्स सर्वे वाला। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स सर्वे सेलेक्ट कर रखा अपने 3rd सेमेस्टर के लिए स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के सब्जेक्ट में, ठीक, तो ये वीडियो खास उनके लिए है और उस पर हमने ये सेकंड वीडियो बना रखी है। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखी है और उससे पहले भी आपकी इसके ऊपर सिलेबस पर पूरी वीडियो बनी हुई है। पार्ट 1 में हमने बेसिकली कंसेप्ट की बात की थी। ठीक है, हमने क्योंकि ऑल ओवर जो आपका स्किल एनहेंसमेंट की जो बुक है इसमें आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। हालांकि सिर्फ 3 यूनिट पढ़ना है पर ये है बहुत लेंथी। ठीक है, तो यूनिट 1 तो आपका सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे है, यानी कि यूनिट 1 में आप कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ कंसेप्ट समझोगे कि एक इकोनॉमी यानी कि जो वर्ड है ये इकोनॉमिक्स ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या तत्व हैं जो शामिल होते हैं, क्या क्या पहलू है, सब चीज़ आप बहुत अच्छे से जानोगे। यानी बेसिकली कंसेप्ट पढ़ोगे, समझ रहे हो आप, सिर्फ जानोगे कि ये इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, अब उसके अंदर क्या होती है तो आपको अलग से पता होने चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट के ऊपर ही है। और फिर उसके बाद आप यूनिट 2 में आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप यूनियन बजट भी पढ़ोगे। तो कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन 2 टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश करो कि यूनिट 1 आप जितना अच्छे से हो सके सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करो। ठीक है, तो ये काम आपको बहुत अच्छे से करना है ना। अब उसके बाद ये यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं। ठीक है, यूनिट 1 में आपने बेसिकली इन टॉपिक को कवर करना है। पार्ट 1 अगर आपने देखी है, होप सो कि आप देख के ही आए हो, और बच्चों अगर नहीं देखिए तो फटाफट जा करके देखो कि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे ये इस पार्ट में मैं क्या समझाने जा रही हूँ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप पार्ट 1 पहले देखो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, फिक्सल पॉलिसी जिसको बोला गया, इसको हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय नीति। क्या बोला जाता है? राजकोषीय नीति। तो मैंने फिक्सल पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझाया था वहाँ पे, क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं जो आपको यूनिट 1 में पढ़ने ही पढ़ने हैं, समझ रहे हो, पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो पार्ट 1 में मैंने बहुत आराम से फिक्सल पॉलिसी के बारे में पढ़ा दिया था। उसके अलावा आप टाइप ऑफ फिक्सल पॉलिसी पढ़ोगे। ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, फिक्सल और मॉनेटरी फंड के बीच में, मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में आप जो है अंतर भी जानोगे। फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स आप पढ़ोगे, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, इस रिसिप्ट्स के क्या रिवेन्यू निकलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ोगे, जीएसटी पढ़ोगे आप इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो भी लेती है सरकार उन सबको मिला करके जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। ये चीज़ें पढ़ोगे कैसे कैसे क्या हुआ। फिर कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में आपको ये पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से जानोगे ये, बस आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना होगा। सो बेसिकली पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से समझा था राजकोषीय नीति को। राजकोषीय नीति को बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें हमने पूछा था कि राजकोषीय नीति क्या होती है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत मैं आम शब्दों में बता रही हूँ, 2 शब्दों में सिर्फ इतना बता रही हूँ कि राजकोषीय नीति क्या होती है। किसी भी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को जागृत करने के लिए, ठीक है, पूंजी की आवश्यकता होती है। अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को जागृत करने के लिए, अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को जागृत करने के लिए कई सारे तत्व उठा सकता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा किसी भी चीज़ पर उसके क्रियान्वयन में कोई भी नीति बनाती है, उसके लिए वो आय यानी कि पैसा लगाती है। सरकार अगर पैसा लगा रही है, खर्च कर रही है और उस पर इंटरेस्ट ले रही है, ये चीज़ें अगर कर रही है तो वो सब उसके अंदर एक राजकोषीय नीति के अंतर्गत पाया जाता है, जिसको हम बजट की नीति भी कहते हैं। ठीक है, बजट की नीति भी इसको कहा जाता है। आम शब्दों में आपको बताऊं, सरकार है, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को जागृत करने के लिए पैसा देगी। ठीक है, मार्केट में पैसा देगी, पैसा देने के बाद उस पैसे से वो खर्च भी करेगी, खर्च करने के बाद वो हो सकता है उस पर टैक्स भी ले आप लोगों से। तो ये चीज़ें जब वो करता है तो समझ लेना कि वो एक राजकोषीय नीति अपना रहा है। अब हर एक देश में अलग अलग राजकोषीय नीति हो सकती है, जैसे भारत में राजकोषीय नीति भारत सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। सो पार्ट 1 में तो हमने देखा था फिक्सल पॉलिसी होती क्या है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि फिक्सल पॉलिसी होती क्या है। फिक्सल पॉलिसी को हमने बहुत अच्छे से जाना था, है ना। और अब हम देखेंगे कि फिक्सल पॉलिसी, राजकोषीय नीति
और इसमें हम जानेंगे, ये जो पार्ट सेकंड है इसमें हम पढ़ेंगे राजकोषीय घाटा के बारे में। राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, जिसको हम कहते हैं फिक्सल डेफ्ट। क्या कहते हैं? फिक्सल डेफिसिट, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप डेफ्ट भी कह सकते हो। तो फिक्सल डेफ्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए राजकोषीय घाटा होता क्या है, क्यों होता है, पहले तो आप ये समझो। राजकोषीय घाटा जो होता है ना, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझो। ये जैसे हमारी एक पॉकेट की तरह है, ये आपका एक पॉकेट की तरह है। इसमें आपकी इनकम लो होती है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि पैसा कम है लेकिन मैं पूंजी कहीं पर ज़्यादा लगा रही हूँ। मेरे पास पैसा है 2 रुपये, ठीक है, मुझे लगाना है 4 रुपये, कुछ इस टाइप से होता है ये, ठीक है। तो जब सरकार अपनी एक नीति बनाती है, ठीक है, राजकोषीय नीति जब वो बनाती है तो उसी टाइप से उसको घाटा भी तो होता होगा ना। अगर वो प्रॉफिट दे रही है, अगर वो कहीं पे प्रॉफिट ले रही है तो उसको घाटा भी मिलेगा। तो हम उसी को फिक्सल डेफिसिट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, राजकोषीय घाटे के अंदर पढ़ेंगे कि राजकोषीय घाटे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो शामिल होती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कवर कर लो। राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पैसा कम होता है, मुझे लगाना कुछ ज़्यादा होता है, नहीं एक्सपेंड मुझे ज़्यादा करना होता है लेकिन मेरे पास पैसा कम है, ये होता है। सरकार के द्वारा देश के संरचनात्मक, यानी कि उसका जो संरचनात्मक विकास होना है। संरचनात्मक विकास क्या होता है, जैसे सड़क हो गया, हॉस्पिटल वगैरह होगा, ये सब क्या है, उसकी संरचनात्मक विकास है। तो सरकार द्वारा देश के संरचनात्मक विकास के लिए किसी अन्य देश का संस्था से कर्ज लेना ही राजकोषीय नीति या वित्तीय घाटा कहलाता है। अब देखो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ क्या है। मान लो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार को अपने किसी भी मतलब अपने देश के अंदर कोई भी एक कानून लागू करना है, कानून नहीं बोलूँगी मैं, मान लो कोई अस्पताल बनवाना है, ठीक है, बहुत बड़ा अस्पताल बनवाना है। अब उस अस्पताल को बनवाने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए अच्छे खासा अमाउंट में, तभी तो वो अस्पताल बनवाएगा ना भाई। तो अस्पताल बनवाने के लिए उसको पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से लाएगा, मार्केट से लाएगा, ऑब्वियस बात है मार्केट से लाएगा। मार्केट से कैसे लेगा, जनता से टैक्स लेगा, जनता से टैक्स लेगा, जनता टैक्स देगी, फिर उसके पास पैसा आएगा तो उस पैसे को फिर कहीं जा करके वो एक्सपेंड कर सकता है, राइट। बट एक्सपेंड करने के बाद भी उसके पास कुछ अमाउंट कम रह गया तो वो क्या करेगा, किसी भी अन्य संस्था वगैरह से कर्ज ले लेगा, ठीक है, उधार ले लेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, ये सब उधार देता है, ठीक है, किसी भी देश में, तो उन सबसे क्या ले लेगा, ये उधार ले लेगा। ये जो उसने उधार लिया है, किसी भी दूसरी संस्था से उधार लिया है एक विकासात्मक कार्य को करने के लिए, इसी को कहा जाता है राजकोषीय घाटा, जिसको हम वित्तीय घाटा भी कहते हैं। अब उसके ऊपर कर्ज आ गया, अब वो कर्ज चुकाएगा कौन, सरकार। अब सरकार कर्ज कहाँ चुकाएगी, दोबारा तुमसे टैक्स लेगी भाई। फिर से वो अपनी राजकोषीय नीति को अलग अलग तरीक़ों से अपने उभारेगी। तो फिक्सल डेफिसिट समझ आ गया आपको क्या होता है, सरकार के द्वारा अपने देश के संरचनात्मक विकास करने के लिए किसी भी देश की संस्था से कर्ज लेना, ठीक है, यही होता है वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा। अब ये 2 टाइप के होते हैं, फिक्सल जो डेफ्ट है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पूंजी घाटा और एक होता है राजस्व घाटा, जिसको चालू घाटा भी कहा जाता है। पूंजी घाटा और राजस्व घाटा क्या होता है हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पूंजी घाटा। पूंजी घाटा वह घाटा होता है जिसके अंतर्गत सरकार अपने देश की संरचनात्मक विकास और बुनियादी संरचना, अभी मैंने बताया संरचनात्मक विकास क्या होती है, जैसे सड़क बनाना हो गया, किसी भी देश में पुल वगैरह बनाना हो गया, अस्पताल हो गया, ठीक है, शिक्षा वगैरह के लिए पैसा लगाना है सरकार को। तो इन सब के संरचनात्मक बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए किसी देश या संस्था से कर्ज ले रही है अगर वो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पूंजी घाटा। ये उनका क्या हो जाएगा, पूंजी घाटा। पूंजी घाटा अगर वो संरचनात्मक विकास के लिए कर्ज ले रही है तो वो होगा पूंजी घाटा, ठीक है, जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, हवाई अड्डा, कुछ भी। राजस्व घाटा क्या होता है, किसी देश में कर्मचारी या पेंशन के लिए वेतन अगर देना है। अब देखो सरकारी कर्मचारी अगर रखेंगे वो तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी भाई, सैलरी है, देश चाहे कैसा भी हो लेकिन उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, मार्केट में पैसा हो या ना हो लेकिन उनको पैसा मिलेगा, फिक्स है उनका। तो सरकार उस टाइम पर क्या करेगी, कहाँ से देगी उनको पैसा, अब सरकार को तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो सरकार क्या करेगी, हो सकता है पेंशन वगैरह देने के लिए कर्ज लेना पड़े उनको, कर्मचारी हो गया, पेंशन के लिए वेतन देने के लिए कर्ज अगर लेती है तो क्या हो जाएगा, वो राजस्व घाटा, क्योंकि वो एक राज्य के राजस्व के अंदर इंक्लूड हो गया।
अब वो पेंशन वगैरह देती है, कई सारे पेंशन, विधवा पेंशन हो गया, बुजुर्ग पेंशन मिलता है, ठीक है, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, कर्मचारी का भी वेतन वगैरह जो देते हैं, ये सब जो है उनको राजस्व घाटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं तो वो कर्ज लेके भी इन सब का जो पेंशन है भरती है। एक टॉपिक और है आपका सब्सिडी का, आपने नाम सुना होगा, आपको भी मिलती होगी, कई बार देखा होगा आपने। आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके अकाउंट में देखा होगा आपने कई बार LPG मतलब गैस सिलेंडर वगैरह की सब्सिडी उनको मिलती है, उनसे भी कई बार सुना होगा आपने सब्सिडी जैसा वर्ड। ये सब्सिडी देता कौन है? तो ये सब्सिडी देता है सरकार देती है। कौन देता है? सरकार देती है, ठीक है, सरकार देती है। सरकार देती क्यों है ये समझो। सब्सिडी को हिंदी में कहा जाता है राज्य सहायता, राज्य के द्वारा दी जाती है इसलिए राज्य सहायता। सरकार द्वारा दी जाने वाली क्या होती है? एक आर्थिक सहायता होती है, इसको छूट भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। नहीं, आर्थिक सहायता छूट को हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। ये एक आर्थिक लाभ होता है लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ कम करने के लिए। जैसे कई तरीके की सब्सिडी मिल सकती है, गैस सब्सिडी मिलती है, सिलेंडर सब्सिडी, शौचालय सब्सिडी भी मिलती है, गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलती है। ये सरकार अगर किसी को सब्सिडी दे रही है तो दो ही टाइप से दे सकती है, एक तो उनको डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है और दूसरी उनको इनडायरेक्ट सब्सिडी मिल सकती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है? प्रत्यक्ष सब्सिडी, जब सरकार द्वारा सब्सिडी नगद भुगतान किए जाते हैं, यानी कि सब्सिडी अगर वो किसी भी कंज्यूमर को, एक जनता को कैश में दे रही है तो क्या हो गए? नगद सब्सिडी, यानी कि प्रत्यक्ष सब्सिडी हो गई, सीधे तौर पे दी जा रही है कंज्यूमर को। अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या कहा जाता है? जब सरकार द्वारा सब्सिडी का भुगतान नगद रूप, ये रोग लिखा है इसको कट कर लेना, नगद रूप होगा यहाँ पे, नगद रूप में ना करके उसे अन्य किसी भी माध्यम से किया जाना, यानी कि उनके अब तो बैंक वगैरह में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, बैंक वगैरह में डायरेक्ट आता है, फिर हो सकता है किसी भी अन्य तरीक़ों से। तो अप्रत्यक्ष जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट नगद के रूप में नहीं मिलती। जैसे कर्म पर छूट, ये कर्म पर नहीं होगा, कर्ज, जैसे कोई कर्ज लेता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट होता है, मान लो वो 1.5% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, 1.5 का इंटरेस्ट दे रहा है, तो हो सकता है उस पर सब्सिडी मिल जाए और सब्सिडी वो जो 1.5 दे रहा है तो 1% के हिसाब से फिर वो कर्ज भरे, तो ये उसका क्या हो गया? एक प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट कब लेगा? कम लेगा वो। कई टाइप के इंटरेस्ट हो कई टाइप के जो है सरकार हमसे सब्सिडी लेती है। जैसे उत्पादन सब्सिडी हो गई, हमें मिलती है, रोजगार सब्सिडी भी हमें मिलती है, ठीक है, हम टैक्स वगैरह भरते हैं उस पर भी हमें सब्सिडी मिलती है, परिवहन ट्रांसपोर्ट पे भी हमें सब्सिडी मिलती है, जो हम फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं इंडस्ट्री पे भी सब्सिडी मिलती है, ठीक है, ये जो धार्मिक संस्थान होते हैं इन पे भी मिलती है, ईंधन वगैरह जो हम जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी वगैरह, इन सब की फैक्ट्रीज वगैरह पे भी सब्सिडी मिलती है। होप सो ये सब्सिडी वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 2। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम बजट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे बजट की, ये बजट क्या होता है, सरकार कैसे लागू करती है, क्या क्या तत्व होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक। उसके अलावा हम यहाँ पर जानेंगे टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी भी जानेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी, वहाँ पे नॉलेज के लिए गेन कर लो आप, अच्छी बात है। बजट आप देखोगे तो बजट के आपके अंदर ये टॉपिक जो है ना ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले आपको बजट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बजट भी समझ जाओगे और ये टॉपिक आपके ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट जा करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट वगैरह बच रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर जा करके हमसे पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे हम आपका डायरेक्ट जो है आंसर बता देंगे। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपके पास भी 3rd सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में आपके पास हिस्ट्री या पोल साइंस थी, तो आप हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी देख सकते हो और अपनी जो है सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बजट के टॉपिक को। सो थैंक्स टू बीइंग हियर बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या ये इकोनॉमिक्स आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूँगी इसको और बेहतर तरीके से और आसान तरीक़ों से समझाने की।